का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, जैव विकास जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं तो जैव विकास में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना तर्क दिया कि किस तरह से जीवों का विकास हुआ, किस तरह से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, इस सृष्टि में किस तरह से अलग अलग जाति के जीव उत्पत्ति हुए। लेकिन तमाम वैज्ञानिकों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लामार्कवाद यानी लामार्क का सिद्धांत, और इसके बाद जो है डार्विनवाद यानी डार्विन का सिद्धांत जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, लामार्क जो है उपार्जित लक्षण बताए थे और ये आनुवांशिक लक्षण पर कुछ तर्क दिए हैं। तो देखिए, हम चार्ल्स डार्विन का थोड़ा सा परिचय बताते हैं कि चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? 1809 ईस्वी में हुआ था, है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में इन्होंने अपने जैव विकास के सिद्धांतों को वर्णन किया। ठीक है, जैव विकास के सिद्धांतों को क्या किया? वर्णन किया। किस पुस्तक में? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, और इनका अगला देखिए कि जैव विकास का उनका सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या डार्विनवाद कहलाता है। उनका सिद्धांत को हम लोग डार्विन का सिद्धांत को डार्विनवाद कहेंगे और लामार्क के सिद्धांत को लामार्कवाद कहेंगे। ठीक है, उन्होंने 1831 से 1836 ईस्वी तक HMS बीगल नामक समुद्री जहाज का क्या नाम था? HMS बीगल, ठीक है, नामक समुद्री जहाज से यात्रा की। जब वे यात्रा कर रहे थे, बहुत सारे पशु पक्षियों को देख रहे थे, तो वे अपनी डायरी में नोट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा? उनके अनुसार देखिए क्या हुआ। उन्होंने कहा जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जीव जो है अधिक से अधिक संतान उत्पन्न कर सकते हैं। प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर की तुलना में इस पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास नियत है। ठीक है, भोजन तथा आवास नियत है। अतः जीवों में अपने अस्तित्व के लिए आपस में ही संघर्ष होने लगता है ना। अपने अस्तित्व के लिए आपस में ही क्या होने लगता है? संघर्ष होने लगता है, जिससे क्या करते हैं, है ना। देखिए, इसको इस तरह से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा घर है और उस 10 बाय 10 का रूम है, उसमें मान लीजिए कि 5 आदमी को रहने का जगह है। उसमें जो 10 आदमी रहने के लिए आएगा तो नहीं रह पाएगा ना, तो वो 10 क्या करेगा? एक दूसरे से लड़ेगा। जो उसमें ज़्यादा मजबूत रहेगा वो क्या करेगा? दूसरे को डिफीट कर देगा, दूसरे को हरा देगा, दूसरे को मार देगा। तो डार्विन का भी कहना यही था कि प्रकृति में क्या होता है कि जो जीव ज़्यादा शक्तिशाली होता है वे अपने से निम्न जीव को उसको क्या करता है कि संघर्ष के द्वारा उसको नष्ट कर देता है, उसका अस्तित्व खतरे में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक जीव अपने अत्यधिक प्रजनन दर की तुलना में इस पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास नियत है। अतः जीवों में अपने अस्तित्व के लिए आपस में ही संघर्ष होने लगता है। जीवों का वातावरण के साथ भी संघर्ष होता है। जीवों का वातावरण के साथ में भी, पर्यावरण के साथ में भी क्या होता है? संघर्ष होता है। जैसे देखिए डायनासोर क्या किया? वो प्राकृतिक के नियम का पालन नहीं किया। ठीक है, तो जब नियम का पालन नहीं किया तो उसका अस्तित्व जो है खतरा में चला गया और वो समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन बंदर जो है वो प्रकृति के नियम का पालन किया। तो सबसे पहले जो है यही डार्विन जो है इन्होंने ही बताया था कि मानव जो है बंदर प्रजाति से है। बंदर प्रजाति में धीरे धीरे जो क्रमिक विकास होता गया, इवोल्यूशन होता गया, उसी से क्या हुआ कि मानव की उत्पत्ति हुई, है ना। बंदर प्रजाति से ही हम लोग हैं। ठीक है, ये डार्विन का कहना था। इससे जो है ना आदम और हव्वा का संतान है। ठीक है, बाइबल के हिसाब से। तो इस तरह से बहुत सारी अवधारणाएं थी, बहुत सारी मान्यताएं थी, लेकिन डार्विन ने कहा नहीं, वो सारी मान्यताएं आपका गलत है, आप लोग गलत कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग किसके संतान हैं? बंदर के संतान है ना। बंदर से ही पैदा हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। प्रकृति में कोई भी दो जीव, है ना, प्रकृति में कोई भी दो जीव आपस में एक समान नहीं होता है। ठीक है, कोई भी दो जीव जो है आपस में एक समान नहीं होता है, कुछ न कुछ उसमें विषमताएं होती है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राप्त जीवों की उपयोगी विभिन्नताएं फिर दूसरी पीढ़ी में उनके संतानों में वंशागत होती है। ठीक है, प्रकृति चुनाव द्वारा प्राप्त जीवों की उपयोगी भिन्नताएं फिर दूसरी पीढ़ी में उनके संतानों के में वंशागत होती है, और वंशागत जब हो जाती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो विभिन्नता आता रहता है। ठीक है,
तो ये था डार्विन का सिद्धांत। इससे पहले हम लोग लामार्कवाद पढ़े। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपसे अगर कोई पूछेगा कि डार्विन ने कौन सा पुस्तक लिखा, तो आप कहेंगे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन का जन्म कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। डार्विन के द्वारा सिद्धांत दिया गया सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? डार्विनवाद का सिद्धांत। और डार्विन जिस जहाज़ से दूरी तय कर रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे, उसका नाम था HMS बीगल। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।